वेलकम बैक। जहाँ से छोड़े थे, अगर इशू रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी के मेंस के पेपर 3 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें 4 प्रश्न हर साल पूछते हैं 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 2 और 15-15 के 2। ठीक है, तो 1000 नंबर की जीएस में ये महत्वपूर्ण होता है। इसके जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर जो है करंट से जुड़े चीज़ों से ही होते हैं, जिसके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनको जानना होता है। बाकी उसके जो उदाहरण और वो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको आपके करंट अफेयर में जो चल रहा होता है उससे अपनी नोट्स को अपडेट करते रहना होता है। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में ही देखेंगे तो आतंकवाद में विदेशी राज्य मतलब भारत में आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद तो उस तरह से नहीं है, लेकिन विदेशी राज्य और गैर राज तत्वों की भूमिका है और मनी लॉन्ड्रिंग है, और फिर उसमें जो है संगठित अपराध और आतंकवाद की भूमिका है। ठीक है, तो वो टॉपिक वही वाला है, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये है। भारत में एक सम्मेलन हुआ है, नो मनी फॉर टेरर 2022, ये भारत में हुआ है, भारत की अध्यक्षता में हुआ है। ये क्या है, इसके पहले एक दो पीछे हम बता चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार उसी को करेंगे तो वहाँ पे हमारे गृह मंत्री वहाँ पे कुछ बातें अपनी कही थी, उन बातों को हमें समझना होगा और जानना होगा। जैसे आतंकवाद की बात है, उन्होंने कहा कि सभी देशों का आह्वान किया क्या कि वो अपने भू राजनीतिक हितों, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर उठकर आतंकवाद और आतंकियों को धन आपूर्ति करने के लिए कारागार उपाय करें, रोकने ऐसे देशों के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो आतंकवाद का समर्थन करने को अपनी राष्ट्रीय नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी, या एक उसके प्रति ही बात थी, क्योंकि अगर वहाँ पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो पाकिस्तान भारत से 3 बार युद्ध कर चुका है और तीनों बार उसको मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, और बांग्लादेश बनने के बाद, यानी 71 के बाद बांग्लादेश बनने के बाद उसने ये समझ लिया था कि भारत से सीधे लड़ाई में नहीं जीता जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ के उस समय के तत्कालीन जनरल, सेना जनरल, अगर आप ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में जो अगर पाकिस्तान की राजनीति और उसको समझना हो, कूटनीति को समझना हो, पावर सेंटर को समझना हो, उसमें सेना महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं अदा करती, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सेना, और उसमें से भी भारत के संदर्भ में आईएसआई। ठीक है, वहाँ की खुफिया एजेंसी है, काफ़ी बदनाम खुफिया एजेंसी है दुनिया में। उस पर बहुत सारे लोग जो है वो दिखती है कि वो आतंकवादियों का खुल के मदद करती है, और आतंकवाद है वो भारत के लिए वो उसका कूटनीतिक का एक हिस्सा है। ऑपरेशन टोपाक उसका जो है भारत को 1000 कट देना है ना, भारत के आतंकवादियों में जैसे उसके ढेर सारे, जैसे अगर लश्कर तोयबा हो और हरकतुल मुजाहिदीन हो, या ऐसे बहुत सारे जैसे मोहम्मद हो, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी पाकिस्तान में ही चल रहे हैं, उन्हीं के परवरिश में चल रहे हैं, और वहीं से उनको धन पोषण आदि, उनका वित्त पोषण, उनको हथियार आदि सब मुहैया कराया जाता रहा है। ठीक है, पाकिस्तान को भारत के कहने पे और उसके कहने पर FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था। उसको शामिल करने के बाद पाकिस्तान पे दबाव बना और वो कुछ आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके जो अपोजिट पाकिस्तान में, वहाँ कैंपों की कमी देखी गई, आतंकवादियों की जो कैंप थी, टेररिस्ट कैंप, उनकी कमी देखी गई, घुसपैठ में कमी देखी गई, और भारत में आतंकवादी घटनाओं में कमी देखी गई। उसमें सरकार का भी योगदान है, फर्म डिटरमेंट्स है। ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी जो उस पर ग्रे लिस्ट में डालने पर उनके वित्त पोषण पे रोक लगा था, क्योंकि आतंकवाद की घटना बहुत खर्चीली होती है।
इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आतंकवाद का गला दबाया जा सकता है। जैसे अगर आप भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो एनआईए और ईडी ने नक्सलवाद का जो नकेल कसा उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन उनके फंडों पर, उनके वित्तीयन पे जो नकेल कसा है, उससे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो उनको फंडियन होता था, वित्तीयन होता था, उस पर जो रोक लगाया, उससे नक्सलवाद को यानी वामपंथ, चरमपंथ को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिली है, और वो अब बहुत हद तक काबू में आ चुका था। ठीक है। आतंकवाद के संदर्भ में स्थिति थोड़ी सी अलग ये हो जाती है कि इसमें जो एक्टर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर कई राज्य हो जाते हैं शामिल, और वो सीमाओं से बाहर है। अब पाकिस्तान में कोई फंडियन रोकने के लिए बगैर पाकिस्तान के सरकार के सहयोग के नहीं हो सकता। इसके दो विकल्प हैं, या स्वतः से वो सरकार करे या उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाए। जैसे कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में हो गया था, तो ऐसे में होने पर जो पाकिस्तान के द्वारा जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या अन्य संस्थाओं से जो उसके लिए जो फंड आता है, जो वित्त आता है, उस पर निगरानी बढ़ जाती है। ऐसे में पाकिस्तान पे दबाव बना के वो कार्रवाई किए। हालांकि हाल में अभी उसको बाहर कर दिया गया है, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, तो फिर से उम्मीद ये जताई जा रही कि वहाँ पनपने लगेगा। यही चिंता गृह मंत्री जी अपनी बात में कह रहे हैं कि हाँ, जो देश आतंकवाद को अपने जियोपॉलिटिकल उसके कारण एक राष्ट्रीय नीति, एक डिप्लोमेटिक टूल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि वो ऐसा करने से रुके। इससे एक चीज ये निकलता है विदेशों और विदेश में। दूसरा जो उन्होंने कहा, जैसे कुछ देश आतंकवादियों को निरंतर वित्तीय साधन मुहैया करा रहे हैं, आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और सभी देशों को इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए इतना ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन आज तक आतंकवाद की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो पाई है। ठीक है, जिसे अमेरिका मानता है उसे चीन नहीं मानता, उसे रूस नहीं मानता, या जिसे भारत मानता है उसे पाकिस्तान नहीं मानता। आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कई बार प्रयास किए गए, लेकिन समझौता न बन पाने के कारण हर बार वो विफल हो जाता है। जैसे भारत में जो कश्मीर में जो उग्रवादी है, आतंकवादी, भारत सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है और पाकिस्तान उन्हें क्या कहेगा, उन्हें आज़ादी के सिपाही कहता है। तो ये वाली जो विचारधारा का अंतर है भाई, जो देश आतंकवाद को एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल ही कर रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आतंकवाद की परिभाषा तय हो, क्योंकि अगर आतंकवाद की परिभाषा तय हो जाएगी तो उनकी एक्टिविटी जो है उसमें शामिल हो जाएगी, और एक्टिविटी जब आतंकवाद में शामिल हो जाएगी तो उन पे प्रतिबंध और नियंत्रण आदि लगने लगेंगे। इसके बावजूद भी भारत लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि जब एफएटीएफ से बाहर हुआ तो भारत में एक और आतंकवाद को लेकर सम्मेलन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की जो संगठन थी सुरक्षा परिषद का टेररिज्म उसमें कमेटी पे, उसमें उन्होंने, भारत ने बाकायदा तथ्य के आधार पे, जो बातें मैं कह रहा हूं उसमें वो तथ्य के आधार पे दिखाया है कि जब एफएटीएफ में शामिल किया गया तो कैसे पाकिस्तान में जो चलने वाले जो टेररिस्ट कैंप थे उनमें कमी आई, और जैसे ही ये हुआ कि ये हटने वाला है, वैसे ही उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई थी। तो ये एक पहली बात इससे में इन्होंने कही गृह मंत्री जी ने। दूसरा, इसी में उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को फंडियन जो होता है ना, जो आतंकवादी पैसे का इधर उधर करते हैं, उसमें दो टेक्नोलॉजी की भी भूमिका है। तो उसमें एक क्रिप्टो करेंसी और दूसरा डार्क नेट। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा कि ये डिजिटल करेंसी का रूप है, जो अभी तक जो भी डिजिटल करेंसी, जैसे अभी हाल में आरबीआई ने भी किया, अन्य देशों ने किया, वो नहीं, जिसे कि वहाँ की सरकारी संस्था जारी, केंद्रीय बैंक जारी कर रही, वो नहीं। ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो किसी अनजान स्रोत द्वारा या अनजान स्रोत द्वारा जारी की गई हैं। इनके पीछे किसी सरकार या संस्था का, जो सरकारी संस्था है, उनका कोई आधार नहीं है। एक तरह तो एक
एक तरफ तो ये जो है क्या है कि निवेश के लिए बड़े खतरनाक हैं, लोगों को इसमें ज़्यादातर नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है। उसमें भी नए नए जो इन्वेस्टर्स, कई रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह है कि जो नए निवेशक होते हैं वो वो चूंकि महंगे दामों पे खरीद रहे हैं, तो जो पहले से बड़े पैमाने पे करते हैं वो इसका लाभ पा रहे हैं, और जो छोटे और नए निवेशक हैं उसका हानि, वो उसके अलग पहलू उसको छोड़ देते हैं। इसको हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है देखने का कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आतंकवादी वित्तीयन के रूप में किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्रोत पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि किसके वैलेट में है, किससे आया, किससे गया। तो ये एक कारण है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, उसके आधार पर ये क्रिप्टो करेंसी चलती है। दूसरा है डार्क नेट, डार्क नेट या डार्क वेब। ठीक है, डार्क वेब क्या है? हमारे जो इंटरनेट पे जो हम सूचनाएं देखते हैं, जो हमारे इंडेक्सेस हमारे सामने हैं, ये तो सिर्फ इंटरनेट का 4% है। बाकी चीज़ें जो नहीं जान पाते हैं या जिस तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष प्रोसेस, प्रक्रिया, डोमेन आदि होते हैं, उसको हम डार्क नेट कहते हैं। डार्क नेट का प्रयोग सबसे, इसको शुरुआत करने का जन्म अगर दिया जाए तो कहेंगे अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज का, CIA ने ही इसको लाया था कि अपनी सूचनाओं को वो गुप्त रूप से अपने माध्यमों तक पहुंचा सके। लेकिन जैसे पता है कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। फिर इसका प्रयोग जब एक बात पता चली, इसका प्रयोग जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले इंटरनेशनल स्तर के लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल करने लगे अपने लिए, अपनी सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए लोगों को, या अपने उसके किसी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये डार्क वेब है ना, टोटल हमारा जो इंटरनेट है ना, जिसको हम देख रहे हैं, इसका 96% है। टिप ऑफ द आइस बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं ना कि 10% ऊपर 90% नीचे रहता है। ये तो 4% ऊपर है, 96% जो है अंधेरे में है, जहां उन्हीं लोगों की पहुंच है जो उससे जुड़े हुए हैं। इसका दुरुपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आतंकवादी आदि करते हैं। तो इसी में जो है गृह मंत्री ने कहा था कि डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी भी जो है, जिसके जरिए आतंकवादी फंडन कर अपने जो है आतंकवादी कार्यों को संचालन करने के लिए, सूचनाओं आदान प्रदान करने के लिए, प्रचार आदि के लिए जो है डार्क नेट का प्रयोग कर रहे हैं, और पैसे के लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग से मनी लॉन्ड्रिंग का ये क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, और आतंकवाद पे जो वित्त पोषण को रोकने का हमारा जो प्रयास है, उसको पलीता लगा रहा है। ज़रूरत क्या है कि हमें इन टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इन पे रोक लगाने की बात है। बाकी सारी चीज़ें इसमें कही गई होंगी, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अगला न्यूज़ है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ये प्री का ही ज़्यादातर है, आपका मेंस में भी ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा में सीमाओं का प्रबंधन है ना, उसमें सागरी सीमाओं की भी सुरक्षा की बात होती है। सागरी सीमाओं की सुरक्षा जो होती है, जो उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या जो आदि सीमाएं हैं, उसमें नौसेना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अन्य संस्थाओं की भी है, लेकिन नौसेना उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो नौसेना का ही ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग एक कॉन्फ्रेंस है। इसका 2022 में अभी दिल्ली में आयोजन हो रहा है। भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तर का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, शीर्ष स्तर का है। ये 1.5, जैसे इसमें देखिए 1.5 आयोजन, ट्रैक 1.5। डिप्लोमेसी में शब्द यूज किया जाता है ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। ट्रैक 1 मतलब कि ऑफिशियल, ट्रैक 1 मतलब सरकार के बीच का संवाद। ट्रैक 2 उसको NGOs आदि बात करते हैं। ये ट्रैक 1.5 है, इसमें सरकारी स्तर पर भी और विभिन्न गैर सरकारी स्तर पर भी लोग मिलके जो है विभिन्न देशों के मिलके इसमें डायलॉग करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इसको आयोजन करता है। नौसेना का ज्ञान भागीदार मुख्य आयोजक है। ठीक है, ये है इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा। IPRD का जो विषय है इस साल का,
इंडो पैसिफिक रीजनल, वो डायलॉग का जो विषय है, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, IPOI है, ये इसका विषय है। तो हमें जानना है कि IPOI क्या है। अब अगले पेज पे अगर देखें, IPOIP प्रधानमंत्री द्वारा 4 नवंबर 2019 को 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट इकोनॉमिक समिट में जो है बैंकॉक में ये बात कही गई थी। IPOI क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक और समावेशी ढांचा है जो 7 इंटरकनेक्टेड स्तंभों पिलर्स पर टिका है। ठीक है, यानी कि ये जो इस बार का विषय है IPRD नौसेना वाला जो है, उसमें ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है। इसमें 7 पिलर हैं, इन्हीं में विभिन्न स्तर पे सहयोग की बात उससे जुड़े हुए संगठनों में मतलब इंडियन ओशियंस के आसपास के जुड़े देशों के बीच में किया जाएगा। पहला स्तंभ क्या है? समुद्री सुरक्षा। ठीक है, हमारे आंतरिक सुरक्षा का है। दूसरा है समुद्री पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। तीसरा है समुद्री संसाधन। हमारे यहाँ हमले तो न हो, लेकिन हम अपने आर्थिक संसाधनों का भी उपयोग न कर पाएँ, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो हमारे सीमाओं से चूँकि समुद्र क्षेत्र होता है, वो बहुत बड़े रिसोर्स का क्षेत्र है। उसमें पेट्रोलियम है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, सब समुद्र के नीचे हैं, जिनका हम उत्खनन करने का लीगल राइट हर देश उस सीमा तक रखता है। ठीक है, उसी में आपदा है, चूंकि आपदा भी एक समस्या है। आपदा जोखिम में कमी एवं प्रबंधन, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन की बात करता है। क्षमता निर्माण एवं संसाधन साझाकरण की बात करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अकादमिक सहयोग। ये 7 पिलर्स हैं जिन पर सहयोग की बात ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव करता है। इन्हीं मुद्दों पे इस बार का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें चर्चा किया जाएगा। ये हमारे लिए जो हमारे सीमाओं का प्रबंधन है, खासतौर से समुद्री सीमाओं का प्रबंधन है, उसमें उदाहरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगला, इंटरनेशनल इश्यूज में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे IR में देखिए, भारत के रक्षा मंत्री जब भी गए हैं कंबोडिया में, अपनी यात्रा है आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस बैठक। आसियान देश, जैसा आपको पता है, 10 देशों का संगठन है, पूर्वी एशियाई देशों का। उसमें कुछ बड़े कुछ छोटे, इंडोनेशिया जैसे, सिंगापुर जैसे बड़े देश भी हैं, और उसमें लाओस जैसे छोटे देश, गरीब देश भी हैं। वो 10 देशों का संगठन है। वो बड़े देशों से घिरे हुए हैं। एक तरफ चीन है, इधर भारत है, उधर ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उसके उस तरफ पैसिफिक के, उन सभी से उसके संबंध हैं। और उन सभी देशों की सीमाएं, जल सीमाएं कहीं ना कहीं चीन से टकराती हैं और चीन से बहुत प्रभावित हैं। मतलब उस पर प्रभावित मतलब चीन से जो है उनके कहीं ना कहीं वो है। तो आसियान देशों ने अपने सुरक्षा के मुद्दों को जहां देखा, तो उन्होंने कहा कि आसियान देश किसी भी राज्य से जब सुरक्षा की बात करेंगे तो एक एक ग्रुप के रूप में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे उनकी क्या है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसी तरह के वो 8-9 देशों के साथ उनके जो है 8 देश हैं, उनके साथ उनके डायलॉग पार्टनर हैं। उन्हीं के साथ ये वार्षिक स्तर पे AMADM में आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस बातचीत होती है। भारत भी उनका डायलॉग पार्टनर है, उसी पर बात हुई थी। तो आप ये इसको देख लीजिएगा, ये आपके सिक्योरिटी वाले पहलू में भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिफेंस वाले, आंतरिक सुरक्षा वाले में, क्योंकि आप देखेंगे कि विभिन्न वैश्विक संगठन और उसका प्रभाव देखा जाएगा। आपका जो टॉपिक है, ठीक है ना, और विकासशील विकसित देशों की नीतियाँ, उसमें ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक और ऐसा ही न्यूज़ है कि भारत ने, ये भी हिंद महासागर से ही जुड़ा है, इसको आंतरिक सुरक्षा वाले में भी देख सकते हैं। और चूंकि एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इसलिए मैंने इसको इंटरनेशनल इश्यूज वाले में डाल दिया है। वो क्या है कि भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि को व्यक्त की। ये व्यक्त कहाँ किया? ये व्यक्त किया है बांग्लादेश 24 नवंबर को बांग्लादेश में ढाका में आयोजित हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ के IORA, हिंद महासागर इंडियन ओशियन
रिम एसोसिएशन, IORA के क्या हुआ है का जो संगठन सम्मेलन हुआ है बांग्लादेश के ढाका में, वहाँ ये बातें भारत ने कही है। क्या कही है? हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जैसा कि आपको पता है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। अगर देखा जाए तो किसी भी महासागर का नाम अगर किसी देश पे पड़ा है तो वो हिंद महासागर या इंडियन ओशियन है, भारत के नाम पे पड़ा है। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन जब आप हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति हैं तो ये भी बात जान लीजिएगा कि आपके लिए चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। जब आप वहाँ पे राजा या नेतृत्व की भूमिका में आएंगे तो आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी। वैसे भी कहा जाता है कि 21वीं सदी हिंद महासागर की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दुनिया की जो दो बड़ी शक्तियां उभर रही हैं जिनको आगे आना है, चीन और भारत, ये दोनों के लिए हिंद महासागर उनके ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका दियागोर्सिया के रूप में अपनी उपस्थिति हिंद महासागर में परमानेंटली बनाई है और हिंद महासागर क्या, वो किसी भी महासागर में अभी सर्वोच्च नौसैनिक शक्ति है और वो बनी रहेगी जब तक कि कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सके। लेकिन जस्ट उसके बाद भारत की भूमिका हिंद महासागर में देखने की मिलती है और यही भारत की भूमिका कहीं न कहीं चीन को प्रभावित करता है और चीन समुद्री डकैती का सहारा लेके अपने खोजी जहाज़ों को भेजता रहता है। जैसे उसने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना कि उसके एक जहाज़ जो है उसको पता चला कि भारत जो है इंटर बैलिस्टिक मिसाइल जो है करने वाला है, छोड़ने वाला है, तो वो टोही जो है युद्धपोत ला दिया था। उसके पहले उसने जो है श्रीलंका के हम्बन टोटा वाला मामला था, ठीक है, तो वो करता रहता, उसकी मजबूरी है क्योंकि उसका बहुत बड़ा व्यापार और सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा जो है वो हिंद महासागर से गुजरता है और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति है। इसीलिए वो भारत को बाईपास करने के लिए पाकिस्तान का जो रूट गिलगित बाल्टिस्तान, ग्वादर एयरपोर्ट आदि को बनाने के बारे में प्रयासरत है। हालांकि वहाँ भी स्थिति वो उसकी बिगड़ ही रही है, ठीक है। इसलिए हिंद महासागर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हिंद महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ भी महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है लेकिन भारत इसका महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ये 23 सदस्यों और 10 संवाद भागीदारियों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित संगठन है, ठीक है। हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित संगठन है। ये 23 सदस्यों द्वारा और 10 संवाद पार्टनर हैं। इसका जो व्यापार सुविधा, निवेश, संवर्धन के साथ साथ क्षेत्र के सामाजिक विकास और आर्थिक सहयोग पर ध्यान देता है। इसका सचिवालय प्री का है, ऑलरेडी देख लीजिएगा, एबने मॉरिशस में स्थित है। इसका उद्देश्य क्षेत्र और सदस्य राज्यों में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जो विकास और साझा हित और पारस्परिक लाभ के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। उदारीकरण को बढ़ावा देना है। हिंद महासागर परिधि के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए मुक्त और उन्नत प्रवाह की दिशा में बाधाओं को कम या दूर करना, इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी आपने देखा था कि जो इंडो पैसिफिक ओशियन वाला जो है उसमें जो है 7 आधार स्तंभ है, इसीलिए इसी तरह से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA की भी 6 प्रायोरिटीज़ वाले क्षेत्र हैं। उसमें कौन कौन से हैं? समुद्री सुरक्षा उसमें भी है, इसमें भी है, व्यापार और निवेश सुविधा, मत्स्य प्रबंधन, आपदा जोखिम में कमी, शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग, पर्यटन संवर्धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। तो आप इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को भी देख लीजिएगा, हर होता है सम्मेलन। हिंद महासागर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, उसके व्यापार सुरक्षा के लिए, व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए। वहाँ की राजनीति चूँकि इंडो पैसिफिक होती जा रही है, अब विश्व की राजनीति इंडो पैसिफिक होती जा रही है।
कुछ समय पहले अमेरिका ने अपना एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स किया था, उसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक फोकस्ड बात की थी। हालांकि उसमें उनका सबसे ज़्यादा फोकस चीन पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा भागीदार बनाया है। ये भारत के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी लेकर आएगा। इन सारे पहलुओं को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पहले अच्छी चीज़ से शुरुआत करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये प्री का भी टॉपिक है, मेंस में भी आपके काम आएगा, लेकिन ये प्री का टॉपिक। 2022-23 के अनुसार भारत ने 2 स्थानों की छलांग लगाई है। ठीक है, भारत ने 2 स्थान की छलांग लगाई है, और ये जो है 8वें स्थान पे, पहले 10वें स्थान पे था, अब ये भारत 8वें स्थान पे आ गया है। और 8वें स्थान पे आने के बाद जलवायु प्रदर्शन के आधार पे भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भाई 8वें स्थान पे शीर्ष 5 देशों में क्यों आ गया? सोचने वाली बात है ना, कि जब 8वां स्थान है तो शीर्ष 5 में कैसे आया? क्योंकि अब आप देखेंगे तो मजा आएगा। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी को नहीं दिया गया है। तो भारत पूरे विश्व में अगर प्रदर्शन के आधार पे देखे जाए तो 5वें स्थान पे, वैसे रिपोर्ट में 8वें स्थान पे, क्योंकि 3 स्थान किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यानी जो अगर वास्तविक में जो देश मिला होगा चौथा स्थान, उसी को पहला है। ठीक है, इसलिए वो 5वें स्थान पे है। और G20 देशों में पहले स्थान पे, यानी दुनिया की जो 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ही प्रदूषण करती हैं, उनमें भारत का स्थान पहला है। भारत के पहले जो 4 देश हैं वो छोटे छोटे देश हैं, जैसे डेनमार्क है, चौथे स्थान पे है। ठीक है, 4th पे। स्वीडन है 5 पे, चिली है 6 पे, और मोरक्को है 7 पे, और भारत है 8 पे। तो G20 देशों में या बड़े देशों में भारत शीर्ष पे है, और वैसे देशों में भारत 5वें स्थान पे है, और आंकड़ों के क्रम में इसमें 8वें स्थान पे है। क्यों? क्योंकि शुरू के 3 स्थान किसी भी देश को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, किसी भी देश को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान नहीं दिया है, इसलिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब यानी कि जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, जो वाकई में बड़े देश हैं, उनमें हम शीर्ष पे हैं। G20 में शीर्ष पे हैं। डेनमार्क, स्वीडन, चिली और उस छोटे 4 देशों को छोड़ दिया जाए तो हम शीर्ष पे हैं। ठीक है, अगर CCPI, इसने एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत 2030 के उत्सर्जन लक्ष्य और 2 डिग्री सेल्सियस नीचे प्रतिशत के साथ पूरा करने के लिए सही राह पे है। ठीक है, ये अगर और देखा जाए कि अगर इस प्रदर्शन में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देखा जाए तो रैंकिंग में भारत ही एकमात्र शीर्ष 10 स्थानों में एकमात्र G20 देश है। भारत को देखिए 8वें स्थान पे है ओवरऑल, बड़े देशों में मतलब देशों के आधार पे ऐसे 5वें स्थान पे है, शीर्ष देशों में पहले स्थान पे है, यानी जो G20 के बड़े देशों में पहले स्थान पे है। और अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो टॉप 10 में स्थान वाला सिर्फ एकमात्र G20 देश है। यानी कि भारत अगर उधर आर्थिक विकास के संदर्भ में देखा जाए तो G20 में 23-24 में जो है भारत सर्वोच्च विकास दर वाला रहेगा। यानी एक तरफ भारत अपने विकास दर को भी बढ़ा रहा है, दूसरे तरफ अपने पर्यावरण की जो अपने दायित्व है, इन्वायरमेंट उत्सर्जन के प्रति जो दायित्व है, उससे भी समझौता नहीं कर रहा है। क्यों? ये रिपोर्ट में दिख रही है, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है कि कोई कह देगा कि नहीं इसे सरकार ने बनाया है। ये एक संस्था की रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों के जलवायु परिवर्तन के आधार पे, प्रदर्शन के आधार पे उनका किया गया है। यह रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या है ये सूचकांक क्या है, तब थोड़ा हमें और समझ में आएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या है?
इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही साथ उसे जलवायु संरक्षण प्रयासों और अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाता है। ये इंडेक्स ही तो बताया कि भारत सबसे बेहतर प्रयास कर रहा है G20 देशों में। G20 देशों में भारत में जलवायु अब अगर कोई देश कहता है कि भारत में कटौती और ये करो, तो कहो कि भैया हम तो ऑलरेडी सबसे बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट आदि चीज़ों पर भी अगर आपका आएगा तो ये आपके लिए एक अच्छा उदाहरण है, सकारात्मक उदाहरण है। ठीक है, 2005 के बाद से प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 59 देशों और यूरोपीय संघ यानी 59 देश और यूरोपीय संघ एक होल के रूप में 60 के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। ठीक है, इसका जो है प्रदर्शन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का, ये जो 59 और 60 देश है ना, 59 देश और एक वो टोटल जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हो रहा उसका 92% उत्सर्जन के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। जो दुनिया के 59 प्लस जो यूरोपियन 60 देश है, ये दुनिया के 92% गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। जैसे आप कह सकते हैं 192 देशों में 60 क्या, नहीं, ये 92% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में योगदान रखता है और इसमें बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत नंबर 1 पे है, यानी इसका प्रदर्शन भारत का एक अच्छा सकारात्मक परिणाम है। ये मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, इसका स्कोर 40% है, यानी अगर 100% आंकड़े में देखा जाए तो 40% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है। नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20% है। ठीक है, चार श्रेणी होती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला 40% उसको दिया जाता है वेटेज, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को 20%, ऊर्जा उपयोग एनर्जी यूटिलाइजेशन को 20% और क्लाइमेट पॉलिसी को 20%। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखा जाए, भारत ने GSC उत्सर्जन यानी 40% जो होता है और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च दर अर्जित की है, जबकि जलवायु नीति, क्लाइमेट पॉलिसी और नवीकरण ऊर्जा के लिए एक मध्यम नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, यह भारत की आक्रामक नीतियों से काफी प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऊर्जा उपयोग और ऊर्जा दक्षता, आपको पता होगा कि भारत तेजी से कैसे अपने ऊर्जा को सुरक्षा के लिए भी प्रयास कर रहा है, साथ में नवी ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल ला रहा है, हाइड्रोजन उसके ग्रीन हाइड्रोजन पे चल रहा है, सौर ऊर्जा पे बड़ा तेजी से, पवन ऊर्जा, जल विद्युत आदि बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे चल रहा है, इथेनॉल का प्रयोग कर रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के वो जो प्रयास हैं, वही प्रयास इस इंडिकेशन के रूप में, इस संकेतक के रूप में दिखाई देते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा, पिछले सैटरडे को ख़त्म हुआ सप्ताह में, जो पिछले सप्ताह ख़त्म हुआ था 18 नवंबर को समाप्त होना था, शुक्रवार को, उसको 19 नवंबर तक उसको चलाया गया। COP 27 सम्मेलन, इसके बारे में ये जलवायु परिवर्तन पे लेके जो है क्लाइमेट एक्शन प्लान पे लेके एक कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज जो देश होते हैं उनके बीच में आपस में समझौता हुआ था। उसमें सभी देश जो पेरिस में समझौता हुआ था उसमें ये था कि सभी लोग अपने 2015 में पेरिस में जो समझौता हुआ था उसमें ये था कि सभी अर्थव्यवस्थाएं जीवाश्म ईंधन निर्भर पर होने से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में कैसे बदलेंगे, कैसे जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में बदलेंगे, इसके बारे में बताना पड़ता है, अपनी प्रतिबद्धता के प्रति बताना पड़ता है। ठीक है, इसमें भारत ने बताया, क्या बताया कि भारत 2070 तक नेट जीरो होने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि हम या तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उतना उत्पादन करेंगे जिससे क्या होगा कि मतलब कार्बन उत्सर्जन होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही नहीं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा ही नहीं, या जो होगा भी तो उसके अवशोषण के लिए, जो अवशोषण कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वन पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे या वनीकरण इतना करेंगे या कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा करेंगे कि वो
उसके दायरे में हो जाए, यानी कुल मिला के रिजल्टेंट हमारा कार्बन उत्सर्जन 0 हो जाए, उसी को नेट जीरो बोलते हैं 2070 तक। इससे कतई मत सोचिएगा कि जीवाश्म ऊर्जन उत्सर्जन बिल्कुल बंद कर देगा भारत, नहीं। हमें क्या करना है, भारत कोशिश करेगा कि उसको कम करेगा, साथ ही में वो ऐसे प्रौद्योगिकी लाएगा जो उत्सर्जन को कम करते हैं। हमारे जो जैसे विद्युत उत्पादन क्षमताएं हैं, जैसे कोयला बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन उत्पन्न करता है, उससे निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम, उससे उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास करेगा। साथ में वनीकरण आदि को बढ़ावा देगा। जैसे मैंग्रोव के लिए जो प्रयास में भारत शामिल हो रहा है वो एक महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंग्रोव्स जो होते हैं सामान्य वनीकरण की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। यानी 1 हेक्टेयर पे सामान्य वन और 1 हेक्टेयर पे मैंग्रोव, तो वो 4 हेक्टेयर के वनीकरण के बराबर, फॉरेस्टेशन के बराबर वो प्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंग्रोव्स की तरफ भारत प्रभावी रूप से जा रहा है। ठीक है, प्रतिबद्धता बताने की समय सीमा 2020 थी, उसी में पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो देना था उसमें भारत के लिए भी बताना था कि इसको कैसे प्राप्त करेगा। 2020 तक देना था, लेकिन महामारी आ गई थी। ठीक है, तो उसके कारण जो है अब सभी देश दे रहे हैं, भारत भी अब दे लिया। लगभग 60 देशों के समूह में शामिल हो गया है। जो पेरिस में 190 देश समझौते में शामिल थे, उसमें से 60 देशों में शामिल हो गया, जिसने अपना क्या किया, कार्बन उत्सर्जन के रणनीति दे दिया है। ठीक है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक रणनीति दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यहाँ भारत की कम उत्सर्जन राजनीति नहीं, रणनीति है, इसको चेक कर लीजिएगा। रणनीति, स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो भारत की रणनीति, भारत को कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था है ना, नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन के उपयोग को रेखांकित करता है। ठीक है, और भी सारी बात है उसमें होगा। जैसे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति, जैसा कि भारत इसे संदर्भित करता है, वैश्विक कार्बन बजट के एक समान और उचित हिस्से के लिए भारत के अधिकार को रेखांकित करता है। ठीक है, कि हमारे पास जैसे कार्बन बजट मतलब ये होता है कि एक देश मैक्सिमम रूप से, मतलब ये दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का एक कटौती है कि मैक्सिमम रूप से कितना उत्सर्जन करेगी, तो जो क्षम्य है, यानी कि वो पर्यावरण के उसको संशोधन की, पर्यावरण के ऑब्जर्व करने की सीमा में है, उसको कार्बन बजट कह देंगे मोटे तौर पे। उसमें भारत की हिस्सेदारी की बात करते हैं कि भारत चूंकि दीर्घकालीन कार्बन विकास रणनीति बताता है अधिक, तो इसमें भी भारत का अधिकार है। नेट जीरो की यात्रा 5 दशक लंबी है, इसलिए भारत की दृष्टि विकासवादी और लचीली है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में तकनीकी विकास और विकास को समायोजित करती है। भारत की कार्बन न्यूट्रलिटी योजना में शामिल है। क्या क्या है, नीचे देखते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीज का उपयोग को अधिकतम करना। 2025 तक पेट्रोल के साथ मिश्रित एथेनॉल का प्रतिशत वर्तमान में 10%, जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो 10% इथेनॉल मिश्रित है, इसको 20% तक बढ़ाना है। और सार्वजनिक परिवहन के लिए यात्री और मालवाहक वाहनों को मजबूत बदलाव करना है। यानी जो जैसे अगर हम दिल्ली के संदर्भ में देखें या अपने अपने शहरों के संदर्भ में देखें, तो मेट्रो बहुत सारे लोगों को ऊर्जा ले जाने का, जैसे उसमें भी ऊर्जा खपत होती है, लेकिन जितने सारे लोगों को एक साथ ले जाती है, उतना लोगों को ले जाने के लिए अन्य कोई विकल्प अगर उसको अपनाएंगे वो ज़्यादा एनर्जी खाएगा। इलेक्ट्रिक बस, ठीक है, सीएनजी बस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस है ना, इसरो और उसके साथ जो है टाटा के साथ मिलकर सब कर रहे हैं। तो ये सारे पहलू जो है क्या है, ये यात्री और मालवाहन वाहनों में क्या करेगा, ऊर्जा दक्षता बढ़ाएगा और उनमें पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा। जैसे हमारे गडकरी जी जो है, जो हमारे रोड परिवहन मंत्री, वो कहते हैं कि जो मुंबई औद्योगिक गलिया, मुंबई और दिल्ली जो है 8 लेन जो है, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें 1 लेन उनका प्लान है कि इसमें इलेक्ट्रिक वे रखेंगे, जिसमें जो है मालवाहक ट्रक जो है इलेक्ट्रिक उसके चलेंगे, उसमें तार होगा,
जो उनके लिए आवागमन करेगा, जिससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है। और भारत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार पैट योजना द्वारा भी ऊर्जा दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का विस्तार करेगा और सामग्री दक्षता और पुनर्चक्रण, सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या करता है कि वेस्ट से वेल्थ बनाया जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा जान लीजिएगा। कोई चीज़ उत्पन्न हुआ, कहीं से खनन हुआ, इसको कोई चीज़ बना, इसका हमने उपयोग किया और फिर क्या हो जाता है, ये वेस्ट चला जाता है। हमें इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, हमें इसका क्या करना है, पुनर्रिसाइक्लिंग करना है और यहाँ से संसाधन न लेके अब ये इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो जो प्राकृतिक संसाधनों का जो ज़्यादा दोहन होता था वो बचेगा, जो पर्यावरण को प्रदूषण होता था वो बचेगा, और जो ये वेस्ट के रूप में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता था वो क्या हुआ, वेल्थ के रूप में हो गया। जैसे अर्बन माइनिंग भी इसी को कहते हैं। जैसे कि हम जो कंप्यूटर्स लेते हैं उसमें जो हमारे चिप्स होती हैं, जो आईसी चिप बोलते हैं, वो सेमीकंडक्टर की होती हैं। सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ मेटल होते हैं, कहीं ना कहीं से वो आते हैं, खनन होते हैं। एक तो उनकी उपलब्धता भारत में कम है, दूसरा क्या है कि ये हानिकारक प्रदूषक भी होते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम उनको इकट्ठा करो, उन्हीं से हम जो है क्या करें, सेमीकंडक्टर या वो चिप जो है निकाल के वो जो कच्चा माल पुनः हम सेमीकंडक्टर उद्योग के रूप में दे दें, तो हमें नए रेयर अर्थ मेटल जो है खनिजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो वो प्रदूषण फैला रहे हैं वो भी बच जाएगा। ठीक है। तो इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी करेंगे। तो एक ये सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में भारत इस पे ध्यान दे रहा है। दूसरा क्या कर रहेगा, हाइड्रोजन मिशन। आपको पता है फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की जा रही है, जिसमें कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक में बदल के फ्यूल सेल के माध्यम में जो है प्रयोग किया जाएगा। और वो भी हाइड्रोजन जो अभी उत्पादन किया जा रहा है वो उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं या ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि केमिकल कंपाउंडों को तोड़ के जो है बनाया जाता है, जिसमें ऊर्जा ज़्यादा लगता है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। भारत जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हुए, पानी का इस्तेमाल करके, जल के वाटर से जो है उसको करके ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट करेगा, उसको बनाने की तैयारी है। इसमें दो पहलू, एक तो जो ये पानी का इस्तेमाल करेगा भारत, वो पेयजल वाला ना करके जो हमारे महानगरों से उत्पन्न बहुत बड़े पैमाने पर जो उत्पन्न होने वाला जो है ना सीवेज वाटर है या सी वाटर है, सी वाटर तो छोड़ो, पहले सीवेज वाटर है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, सी वाटर का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके लिए चलाने के लिए जो बिजली चाहिए उसके लिए वो फोटोवोल्टिक यानी सौर ऊर्जा की तरफ जा सकता है, जिससे उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के रूप में उसने रिन्यूएबल एनर्जी का लिया और जल से भी जो जल लिया वो पेयजल न लेके तो जल का भी संकट नहीं हुआ, क्योंकि जो वो जल जाकर दूसरी नदियों को दूषित करता, अब उसको हम उसका प्रयोग क्या कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन छोड़ दिया, अपने इस्तेमाल करेंगे तो हॉस्पिटलों में काम आएगा, नहीं तो जो हाइड्रोजन है वो जो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करेगी तो फिर जल बनाएगी। तो जल इधर से जल गया, जल को जो फिर देखिए ये गंदा पानी है, सीवेज वाटर है, इसको यहाँ से हमने जो है सोलर वोल्टिक एनर्जी दी, सोलर वोल्टिक सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, ये ग्रीन ऊर्जा है, इसमें कोई भी उत्सर्जन नहीं किया हमने सौर ऊर्जा के रूप में, अक्षय ऊर्जा है, लगातार हो रही है, इससे हमने किया। इसको हाइड्रोजन में तोड़ा, ऑक्सीजन में तोड़ा, ऑक्सीजन हमें जो उपयोग करना ले लिया उसमें कोई ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का प्रभाव नहीं, बल्कि और अच्छा हुआ, वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ा। ये हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में फिर वायुमंडल का ऑक्सीजन लेके ये क्या बनाएगी, पानी बनाएगा और कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं हुआ। प्रदूषित पानी में बदल जाएगा और प्रदूषण का कोई भी प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से अब ये योजना क्या है, पैट योजना, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। ये एक पर्यावरण को
बचाने का, पर्यावरण के को संरक्षित करने का, उत्सर्जन को कम करने का एक व्यापार आधारित योजना, बाजार आधारित योजना है। इसमें इंसेंटिव दिया जाता है लोगों को अच्छी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का। जैसे हम कोई कंपनी हैं और हम अगर हमारे लिए एक बजट तय होता है कि आप इतना ऊर्जा उत्पादन करेंगे, हमने कोई पर्यावरण के क्षेत्र में वन लगाया या कुछ और किया और हमारा जैसे बजट बचा रह गया, तो हम इनको उन क्षेत्रों, उन कंपनियों को बेच सकते हैं जो ज़्यादा पर्यावरण उत्सर्जन कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बाय नेचर वो है कार उत्सर्जन के लिए क्या इंटेंसिव हैं, जैसे कि, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग, उर्वरक उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात, जैसे वो एल्युमिनियम उद्योग, उर्वरक, लोहा, इस्पात जैसे अत्यधिक कार्बन सघन उद्योग, इसमें उत्सर्जन होता ही होता है, बाय नेचर होता है और हमारे लिए जरूरी भी है। ठीक है, उर्वरक कृषि के लिए, लोहा और इस्पात हमारे अर्थव्यवस्था, भाई बिना लोहे की तो कहा जाता है ना कि न बिल्डिंग न अर्थव्यवस्था, कुछ भी नहीं चलेगी। ऐसे में जो कंपनियां ऊर्जा दक्षता कर रही हैं या ऊर्जा का अपना बचा रही हैं, उनसे ये बचत खरीद सकते हैं। ऐसे में इनका कार्बन बजट भी मेंटेन रहेगा और दूसरों को लाभ भी मिलेगा, जिससे वो पुनः क्या होंगे, प्रयासरत होंगे ऐसा करने के लिए। जैसे कोई जो अभी आपने कहा बायोगैस संयंत्र लग रहे हैं, पराली से, पराली जलता है, प्रदूषण करता है किसानों की। अब उसको पराली खरीद के अगर कोई कंपनी बायोगैस बना रही है तो एक तरह से वो तो प्रदूषण की समस्या दूर हुई, बना रही है तो उसको लाभ भी मिलेगा, किसानों को भी आय मिलेगा। और अगर वो कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं उत्पन्न कर रही है, कम उत्पन्न कर रही है, तो वो उससे जो है ये उद्योग क्या करेंगे, आपसे उनसे प्रमाण पत्र खरीद लेंगे, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनका भी बजट सुधरेगा, कार्बन बजट, और भारत का भी बजट सुधरेगा, कार्बन बजट, और जिससे हमारा जो है जलवायु उत्सर्जन रोकने के लिए है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एथेनॉल मिश्रण, परिवहन प्रणाली को, जो मानवीय और जो मालवाहन परिवहन प्रणाली का, उसको पुनर्स्थापित करना, और क्या क्या करना है, पीएटी योजना, हाइड्रोजन मिशन और पुनर्चक्रण, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी चीज जो है इसके लिए जो है जरूरी है। यह योजना जो ये पैट योजना है, ये 2012 से प्री के लिए है, यूपीएससी के प्री के लिए देख लीजिएगा। और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अब तक 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित होने से रोका गया है। ठीक है ना, एक तरह से ये मार्केट इनिशिएटिव है कि भाई अगर हम अपना प्रमाण पत्र बेचेंगे, झूठा तो नहीं बेचेंगे, हमें बताना पड़ेगा कि हमने इतना वन लगाया, हमने इतना सारा काम किया, हमारे पास प्रमाण पत्र है। अब कोई कंपनी है जो वो पॉल्यूटिंग कर रही है, उसको रोकना है, वो मतलब एक तरह से माइनस में है, आएगी हमसे कहेगी भैया आप अपना जो है जो बॉन्ड है वो हमें दे दीजिए, आप पॉजिटिव हैं तो आप हमें दे दीजिए, हमारा वहाँ मेंटेन हो गया। तो कहीं ना कहीं जो जरूरी इंडस्ट्री है वो ऊर्जा, वो जो कटौती वाले प्रस्ताव से बचे रह गए, यानी वो विकास भी बढ़ा और पर्यावरण को भी, चूंकि जो लिमिट तय की गई है कार्बन उत्सर्जन की, उसी लिमिट में ही वो सारी चीजें संभव हो पाई। ठीक है ना। अभी एक और न्यूज था कि पर्यावरण सम्मेलन में भारत और चीन को घेरने में लगे हैं 20 देश, विकसित देश, इसी में जुड़ा हुआ था। आपको पता होगा कि इन विकसित देश पहले से करते आए हैं, उन पर दबाव है कम करने का, वो ऑलरेडी उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा हो गई है, उनका मानव विकास स्तर भी बहुत अच्छा हो गया है। आज वो क्या तर्क देते हैं, आज वो तर्क देते हैं कि टॉप 20 जो ये विकसित देश हैं, इन्होंने दुनिया के 20 सर्वाधिक जो है उत्सर्जक देशों की लिस्ट बनाई है। जाहिर सी बात है उत्सर्जक की लिस्ट में वही होगी जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं होंगी। उसमें जो लिस्ट बनी है उसमें चीन नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे है। तो इन देशों ने ये कहा कि देखिए चीन इतना कर रहा है, भारत इतना कर रहा है, तो अगर ये देश, मतलब ये बात हुई थी कि पेरिस एग्रीमेंट में कि विकसित देश विकासशील देशों, एक तो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे और दूसरे विकासशील देशों को यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के लिए वो मदद करेंगे, वहाँ पे जो प्रौद्योगिकी है ट्रांसफ़र करेंगे, उनको आर्थिक मदद करेंगे।
जिससे क्या होगा कि विकासशील देश भी अपने विकास को प्रभावित किए बगैर उत्सर्जन को कम करने में उनको मदद मिलेगी। लेकिन वो होने के बावजूद 2015 में वो समझौता, आज 7 साल हो गया, उसमें कोई भी उल्लेखनीय वृद्धि कोई भी उसने नहीं हुआ। उन लोगों ने एक नया वो बात किया कि जो है टॉप 20 लिस्ट बनाया कि देखिए चीन इतना कर रहा है, भारत इतना कर रहा है, दुनिया के दूसरे तीसरे पॉल्यूटर अगर ये नहीं करेंगे कम तो बाकी चीज़। तो इससे ये है कि विकासशील देशों को लगा कि भाई इन लोगों पर भी, विकसित देशों को लगा कि विकासशील देशों पर दबाव बनाया जाए ताकि इनकी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था, इनके यहाँ जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो थोड़ी महंगी होने लगे, उनको कंपटीशन में बने रहें। ठीक है, भारत ने इसका हमेशा विरोध किया है, पुरजोर तरीके से भी विरोध किया है। भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है। क्लाइमेट जस्टिस क्या है? क्लाइमेट जस्टिस ये कहता है कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो है, जो उत्सर्जन किए हुए, आज जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है ये 10-5 साल में नहीं है, ये विकसित देशों द्वारा औद्योगिकरण के से जो तेजी से उन्होंने अनियंत्रित विकास के क्रम में जो है, आर्थिक विकास के क्रम में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, वही है। और अगर देखा जाए कि अगर प्रति व्यक्ति पर कैपिटा उत्सर्जन के रूप में देखा जाए तो भारत बहुत नीचे आता है, क्योंकि भारत और चीन दोनों को 1.4 बिलियन आबादी को क्या करना है, विकास के ऊपर मुख्य धारा में लाना है। ऐसे में क्या है, ऐसे में ये जरूरी है कि कुल उत्सर्जन की जगह प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे में ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इसी को क्लाइमेट जस्टिस, भारत जो है क्लाइमेट जस्टिस की बारे में बात करता है। ठीक है, तो इन देशों ने ऐसा ही बनाया था, कोई समझौता नहीं होने दिया। फिर यह बात हुआ कि जलवायु परिवर्तन से जो पीड़ित देश हैं, जो प्रभाव पड़ रहा, उसके लिए कोई एक फंड बनाया जाए, जो उससे जो समस्याएं जलवायु परिवर्तन की आ रही, जैसे अभी देखा था ना कि पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आई थी। तो इस जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके कर्ता कोई और हैं। यानी कर्म नियम ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जो करता है वो भोगता है, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, कर्म प्रदूषण बढ़ाने में, उत्सर्जन बढ़ाने में योगदान रहा विकसित देशों का, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का वो दिखाई दे रहा है ज्यादातर विकासशील देशों में, गरीब देशों में। क्यों? क्योंकि वो फिर संसाधन से रिच होने के कारण अपने पास उस तरह की प्रौद्योगिकी, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो वो गर्मी को कम करने के लिए एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, या उत्सर्जन को कम करने के लिए वो जलवायु अनुकूल बनाने के लिए उनके पास, मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उनके पास तमाम तरह के टेक्निक हैं। ठीक है, कृषि को है तो वो किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, सिंचाई की सुविधा आदि कर रहे हैं। और जो गरीब देश हैं, जो विकासशील भी नहीं, जो गरीब देश हैं, वो उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये दबाव बन रहा है, उसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका होती है, चीन भी होती है, कि इन विकसित देशों पर दबाव बनाया जाए कि वो अपने यहाँ कटौती को करें और उसके लिए जो उनको देना है वो फंड दें। उस पर जो है फिर इन देशों ने फिर करके कुछ ये बात कहा, और इन्होंने अंततः जो है, जो कि पेरिस में जो हुआ था, तो ये हुआ था कि प्रतिवर्ष $100 अरब की सहायता देने की बात की गई थी, जिन्हें बाद में जो है उन लोगों ने उसमें से किसी भी ने नहीं किया। ठीक है, और लेकिन इसमें चूंकि दबाव ज़्यादा था तो इस COP 27 में, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, विशेष क्षतिपूर्ति कोष बनाने पर सहमति हो गई है। कोष से विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन से हुई नुकसान की भरपाई करने में सहायता मिलेगी। लंबे समय से इस काम कोष को बनाने की मांग की जा रही है। बस इस COP 27 का यही, बाकी जो 60-70 देशों ने अपनी बातें कही वो है, लेकिन कुछ बहुत कॉन्क्रीट समझौता नहीं हो पाया। यानी जो पहला समझौता है वही चल रहा है। इसमें यह है कि ये जलवायु क्षतिपूर्ति कोष, हालांकि अमेरिका भी इसमें विकास कर रहा है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण ही नहीं आ रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो बात की टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन ये सम्मेलन विशेष सुरक्षा क्षतिपूर्ति कोष बन चुका है। ठीक है,
उसी में एक ट्विटर पे जो अंतर्राष्ट्रीय एक न्यूज एजेंसी है उसने ये दिखाया कि भारत की बिजली उत्पादन इकाइयाँ कोयले पर टिकी हैं, कि दुनिया के तीसरे, इसमें ये सब न्यूज जो चलाई क्यों जा रही थी जब COP27 हो रहा है, कि भारत पे दबाव बने, भारत पे दबाव बने कि भारत इस समय जो कोयला उत्पादन जो है उसकी जो कोयला उत्पादन इकाइयां हैं, विद्युत उत्पादन वो सबसे ज़्यादा कोयले पे निर्भर है। और उसमें जो है जैसे देखिए कोयला भारत के बिजली उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा है। और ऐसे में जो है भारत कहीं ना कहीं जो है क्या है, जब भारत कोयले से चलने वाला बिजली उत्पादन देखिए मार्च से अक्टूबर तक 10% से अधिक बढ़कर इतना टेरावाट घंटा हो गया है। तो ये जरा स्वतंत्र थिंक टैंक नाम है, जरा देखिए इनका नाम देख लीजिए, ये कोई स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर हैं, यहाँ पे चलते रहते हैं ना। ये जैसे अब विकसित देशों पे दबाव बन रहा है, ये किसी विकसित देश में ही होगा। उसने दिखाया कि भारत जैसे देशों में बड़ा उछाल है, एशिया प्रशांत है, ये है वो है। भारत इसी बात का विरोध करता है। भारत कहता है कि सभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पे कटौती की बात हो, न केवल कोयले की, क्योंकि गैस से क्या उत्सर्जन नहीं होगा। यूरोपीय देश अपने यहाँ जो गैस ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसका क्या है। तो अब पहले भारत बात खुल के नहीं कहता है, लेकिन अब अपनी बातें भारत खुल के कहने लगा है। जैसे आपको याद होगा एक बहुत प्रसिद्ध चर्चित यूट्यूब पे एक क्लिप है जयशंकर हमारे विदेश मंत्री का, कि जब उनसे पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि भारत जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है रूस से, तो क्या यूक्रेन की वार को वो पैसा नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बड़ा शांत रह के अपनी बात कही कि क्या केवल पेट्रोल, रूस के पेट्रोल से जो पैसा मिलेगा वो उससे वार जाएगा या गैस से भी जाएगा। अब ये ऐसा प्रश्न था, ऐसे व्यवहार की उम्मीद वो लोग नहीं किए थे और वो घबरा गया। कहा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत अपने कुल आयात का 1 से 2% पेट्रोल वहाँ से ले रहा है, या पेट्रोलियम पदार्थ ले रहा है, क्रूड ऑयल ले रहा है, जबकि यूरोप के 40% गैस का निर्यात सप्लायर रूस ही है। तो वो पहले बंद कराइए, तब हमसे बात करिए, ठीक है। इसी तरह की बातें हैं, ये सब अपनी बातें कहते रहते हैं, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए लगा दे रहा हूँ कि ये इनके आंकड़े भी देख लीजिएगा, और ये किस तरह से प्रेशर बनाने के लिए विकासशील देशों पे कार्य होता रहा है, ये भी आप दिमाग में डाले रखिएगा, ठीक है। इन सब का सबसे बढ़िया जवाब जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का प्रदर्शन दिखाता है कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे बेहतर कर रहे हैं। दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था में, जो टॉप 20 अर्थव्यवस्था है, या शीर्ष उत्सर्जनकर्ता में, हम सबसे बेहतर जलवायु परिवर्तन के दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत इन स्वतंत्र थिंक टैंक नामक जो NGOs हैं, जो असलियत में विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देशों पर अपने इनकी नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं, उस पर बचना चाहिए, ठीक है। अभी हाल में पनामा में एक साइट्स समझौता हुआ है। साइट्स है ये, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। ये आपके UPSC के प्री के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, उसमें से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका 19वां बैठक पनामा शहर में हुआ था। इसमें 2 बातें जो है वो भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, भारत के नज़रिए से, भारत इसका सदस्य है। साइट्स जो है वो भी देखेंगे कि इसमें काफ़ी देश, इसमें एक भारत में शीशम प्रजाति है, शीशम का नाम सुने होंगे, शीशम रोजवुड बोलते हैं, डालबर्जिया सिस्सू नाम है। कई देशों में ये इंडेंजर प्रजाति, क्योंकि सिर्फ जीवों की बात नहीं, वनस्पतियों की प्रजाति है, इंडेंजर है, इसमें शामिल कर दिया गया था। जिससे क्या है कि भारत में जो फर्नीचर उद्योग है, जो शीशम का प्रयोग करता है, वो निर्यात नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबंधित था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत। भारत ने इसके पहले वाले जो सम्मेलन था उसमें, मतलब 18वें में ये बात कही थी कि ये इंडेंजर की लिस्ट में अब नहीं है, IUCN से हमने निकलवा दिया है। और भारत में तो ये बहुतायत में पाया जाता है,
अतः इसके लिए इसको साइट के लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा प्रयास सफल हुआ, वो देश तैयार हो गए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारे फर्नीचर बनाने वाले लाखों लोग हैं, शीशम का फर्नीचर बनाते हैं, उनको जीविका का बेहतर उनके जीविका में बेहतर उपलब्धि हासिल होगी। क्यों? क्योंकि अब इनका निर्यात आसानी से हो सकता है। पहले 10 किलो तक था, इसके बाद वो सारी चीज़ें थी। साइट्स क्या है, इसके पहले एक और न्यूज़ देख लेते हैं, फिर साइट्स के बारे में बताते हैं। अभी ये न्यूज़ था कि भारत में लीथ, ये नरम खोल वाले कछुए हैं, ये मीठे जल के में होते हैं। मीठे जल मतलब जल सागर से अलग जल, जिसमें जलाशय हुआ, नदी आदि में ये पाए जाते हैं। ये इन्हें इंडेंजर लिस्ट में डाल दिया गया है। IUCN के इंडेंजर लिस्ट में था, इसे साइट्स ने भी अपने यहाँ लिस्टेड कर दिया है, परसिस्ट 2 से परसिस्ट 1 में कर दिया है। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है इनका उपयोग, मतलब इन पर नियंत्रण लगाया जा सकता था, ठीक है। ये जैसे दिखते नहीं, कछुआ पकड़ा गया और ये इनके मांस के लिए या इनके वो जो कोली के लिए जो है उसके लिए ये इनका बहुत व्यापार होता रहा है, जिससे ये विलुप्त प्राय श्रेणी में चले गए हैं भारत में। इसके लिए भारत ने प्रयास किया था और इसको इसमें शामिल कर लिया है। तो ये एक उपलब्धि है कि शीशम को बाहर कर दिया गया है, जिससे हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि वो भारत में बहुतायत में है। और इनके कछुओं के लिए जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के दृष्टि से जो खतरा उत्पन्न हो रहा था, उससे शामिल करने से राहत मिलेगा। साइट्स को देख लेते हैं, हमारे प्री का क्वेश्चंस है, देख लीजिए। UPSC प्री में साइट्स है क्या? साइट्स जंगली जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन, ये सरकारों के बीच का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटर गवर्नमेंटल है। सरकार इसके सदस्य हैं, निजी क्षेत्र नहीं, सरकार। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों यानी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। यानी कि जिन प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है, उनका व्यापार अगर हो रहा है तो उनके अस्तित्व को खतरा न हो। ये नहीं कि एकदम रोक होता है, अगर हो सकता है कोई यहाँ से कोई प्रजाति जा रही है दूसरे देशों में उसके संरक्षण के लिए या विकास के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन उसके ऐसे उपयोग जिससे उसके अस्तित्व का खतरा हो तो उस पर रोक लगाता है। IUCN जो है के सदस्यों की बैठक में 1963 में अपनाए गए एक संकल्प के परिणाम स्वरूप साइट का मसौदा तैयार किया गया और 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC में 80 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में हुआ और 1 जुलाई 1975 को, यानी कन्वेंशन क्या है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, कब स्थापित हुआ? 1 जुलाई 1975 को साइट्स लागू हो गया था। साइट सबसे बड़ी सदस्यता वाले संरक्षण समझौतों में शामिल है, जिसमें अब तक 184 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। साइट्स जो है में 184 देश शामिल हैं, ठीक है। इसलिए सबसे बड़े सदस्यता वाले, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ी सदस्यता वाले संरक्षणों में शामिल है, ठीक है। जो संरक्षण समझौते हुए उसमें ये शामिल है, क्योंकि 184 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं, ठीक है। इसमें शामिल जो राज्य होते हैं उनको पार्टीज कहते हैं और जो पार्टीज हो जाते हैं फिर वो उसको पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। और पार्टियों पर कानूनी रूप से इनके प्रावधान बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ये पार्टीज हो जाते हैं तो इसको वो मानते हैं और अपने अनुसार अपने देश में उसके अनुसार अपनी नीतियां बनाते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, पर्यावरण से आपका जुड़ा हुआ है। देख लीजिएगा लीथ का सॉफ्ट सेल कछुआ क्या है, प्री का मैटर है। IUCN द्वारा इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 की तरह अनुसूची 5 में सूचीबद्ध है, जिसमें शिकार और व्यापार पे सुरक्षा है। इसमें शामिल करने से जो है इसका संरक्षण मजबूत होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI का अध्यक्षता करेगा। जैसा कि पहले आपको बता ही चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसका एक संगठन है, उसमें जो है भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है इस साल से, ठीक है। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर थोड़ा देखें तो 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में
$967 बिलियन और 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन डॉलर जोड़ने की उम्मीद है। यानी 25 तक 400, 450 से 500 अरब डॉलर और 2035 तक यानी बाद 10 से 12-13 साल में 967 बिलियन डॉलर तक भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे हमें मिल सकता है। और जो भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी की बात की है ना 2025, उसमें जो है 10% का लक्ष्य तो केवल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अगर देखा जाए तो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भी दिखाया कि भारत पहले स्थान पे है और उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका अध्यक्षता भी कर रही है। तो ये बता रहा है कि भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है और भारत में इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और आगे और भी कर सकता है। तो जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने का लक्ष्य है उसमें ये शामिल हो सकता है। और 2025 तक जो भारत का 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकॉनमी का लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करने लिए अहम, क्योंकि अगर ये 25 तक भारत 1000 बिलियन डॉलर का डिजिटल इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है और ये 2025 तक 500 बिलियन डॉलर, यानी अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें 500 बिलियन डॉलर का योगदान कर सकता है। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें क्या है सारा फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाल ही में खसरा को लेकर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक चेतावनी दी है। खसरा एक जो है वायरल होता है, वायरस होता है, इन्फेक्टिशियस होता है, मीजल वायरस के कारण होता है। इसमें बुखार, उल्टी, दस्त आदि आना होता है। इसमें शरीर में ऐसे चकत्ते बन जाते हैं, खुजली आदि होती है। WHO अभी क्यों चिंता, क्योंकि भारत के कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र आदि, मुंबई आदि में जो है फैला है और विश्व में भी फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये एक नई चिंता उभर रही है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक आने से, कोरोना आने के कारण स्वास्थ्य बलों का बल ज़्यादा फोकस्ड हो गया कोरोना के टीकाकरण पे। ऐसे में खसरा का जो टीकाकरण किया जाता था, टीके के कारण ये पूरी तरह से उन्मूलित हो जाता है। 95% लोगों को खसरे का टीका लग जाता है तो खसरे का खतरा खत्म हो जाता है। मीजल्स का, मीजल्स रूबेला भी बोलते हैं, लेकिन चूंकि उसमें कोरोना कोविड पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण कहीं ना कहीं ये क्षेत्र बचा रह गया। ऐसे में खसरे का पुनः से जो है प्रभाव उभर रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें चौंकाने वाले आंकड़े भी दिखाया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 2021 में 22 देशों में खसरे के 90 लाख लोगों के ग्रस्त होने और 1,28,000 लोग मरे हैं, अनुमान है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि 95% आबादी को टीकाकरण किया जाए। तो अब चूँकि कोविड एंडेमिक बन चुका है या बनने की दिशा में अग्रसर है, तो इस दिशा में भी भारत को तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, इसलिए इसको ध्यान देना है। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का किया सफल परीक्षण। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM। देखिए, वैसे तो ऐसा कोई स्थापित पैमाना नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो 3000 से 5000 किलोमीटर के रेंज में होती हैं। वैसी बैलिस्टिक मिसाइल जो 3000 से 5000 के जो है रेंज में होती हैं। 5000 से ज़्यादा होंगी तो फिर वो कंटिनेंटल, 5000 या 5500, फिर वो कंटिनेंटल मिसाइल में आने लगती हैं। ठीक है, भारत में अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, यहाँ तक कि अग्नि 5 भी, हालांकि लोगों को पता है कि अग्नि 5 की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन भारत जानबूझ के अग्नि 5 को 5000 की लिमिट में ही रखा है ताकि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल माना जा सके। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, आप कोई मिसाइल बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, इसका किसी देश से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो अभी घोषित हमारे शत्रु हैं पाकिस्तान और चीन, ये दोनों 5000 किलोमीटर के दायरे में तो चीन का पूरा क्षेत्र आ जाता है। ऐसे में अगर आप 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की बड़ी की मिसाइल बनाएंगे तो जो हमारे सहयोगी देश हैं, अमेरिका आदि, उनको खतरा होगा कि आखिर आपको 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो इसलिए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो भी हैं, अग्नि श्रेणी, ये प्रमुख जो है मिसाइलें हैं
न्यूक्लियर ट्रायड के लिए, भारत में न्यूक्लियर डेटरेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये अग्नि 3 जो है ये 3500 किलोमीटर की क्षमता में है। कितना स्टेज है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जैसे क्या है ना कि जो मिसाइल प्रौद्योगिकी होती है और जो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल प्रौद्योगिकी होती है वो दोनों लगभग सेम है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक पाथ पे चलती है। जैसे ये चली बैलिस्टिक पाथ, मतलब आपने देखा होगा ना कि कोई चीज़ ऊपर फेंका ना प्रक्षेपण की गति से, ये ऐसे चलती है। ये चूंकि प्रोजेक्टाइल पाथ का प्रयोग करती है इसलिए ज़्यादातर लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यहीं तक ईंधन देने की ज़रूरत है। यहाँ पहुँचा दिए तो यहाँ से आगे की दूरी यानी आधा दूरी तक आपने ईंधन पहुँचा दिया तो इसके बाद आधा दूरी तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ के तहत ही कर सकती है। तो ऐसी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी की होती हैं। ये कुछ मिसाइलों को छोड़ दिया तो ये ज़्यादातर एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं फिर अंदर प्रयोग करती हैं। ऐसे में इनके पॉजिटिव ये है कि बहुत लंबी दूरी तक जाती हैं। इसमें ज़्यादा जो है भार दिया जा सकता है, यानी कि न्यूक्लियर वार हेड का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें ज़्यादातर होती हैं। लंबी दूरी तक छोटा फेंका जा सकता है। इनकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं तो रडार के पकड़ में आने और एंटी मिसाइल्स के कारण ये खतरा बना रहता है। इसी को दूर करने के लिए जो है आप क्रूज मिसाइलों का प्रयोग होता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा सकती हैं। और इसमें जो इसका वार हेड होता है, इसमें मल्टीपल वार हेड के रखने की बात होती है कि 1-2 अगर मिसाइलों से टकरा गया कोई भी बच जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको कहा था ना कि चीन का जो जहाज वांग 6 आया था, वो इसी भारत ने एक ये कर दिया था कि 3000 किलोमीटर तक जो है आप उड़ान नहीं भरेंगे, उसको आभास हो गया था तो वो टोह लेने के लिए इधर आ गया था, तो भारत उस समय रोक दिया। फिर जैसे वो गया तो फिर ये भारत ने फिर से परीक्षण किया है, ठीक है। अगला है PSLV 26 ने पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। क्यों है ये पिक्सल निजी क्षेत्र है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल क्या है? इमेजिंग मतलब चित्र खींचना, स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो विभिन्न वेवलेंथ के आधार पे बटे रहते हैं। जो दृश्य प्रकाश होता है वो रेड से लेके वायलेट तक, वैनिया पिहाला मतलब रेड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है और बैगनी का या नीला का सबसे कम होता है, इसी में बटा रहता है। हमारी दृश्य आँखें इसी को देखती हैं, रेड के ऊपर इंफ्रारेड और वायलेट के बाहर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। लेकिन दृश्य आँखों से देखने के समस्याएं होती हैं, यानी हम ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग होती है ये ढेर सारी जो है वेवलेंथ में देख सकती हैं, यानी विजुअल में भी, इंफ्रारेड में भी, अल्ट्रारेड में। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ में ये देख सकती हैं उतनी ज़्यादा सटीक तस्वीरें धरती की ये ला सकती हैं। ऐसे में इनका इस्तेमाल उपयोग जो होता है, जैसे इसी का यही जो है उसका नाम इन्होंने आनंद रखा है, आनंद हाइपर स्पेक्ट्रल मैक्रो सैटेलाइट 15150 वेवलेंथ। इसमें कितने हैं? 150 वेवलेंथ, 150। दृश्य प्रकाश में 7 वेवलेंथ है और ज़्यादातर इमेजिंग सैटेलाइट में 10 से 15, इसमें 150, यानी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ सकती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जो कि टेक्नोलॉजी में हमें इसका उपयोग आर्थिक पहलू देखना होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग कृषि प्रौद्योगिकी में, कृषि के सर्वेक्षण में किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में किया जा सकता है, मिनरल और आदि के पता, जमीन के अंदर से मिनरल आदि का पता लगाने में किया जा सकता है। और कहाँ किया जा सकता है? सिटी प्लानिंग आदि में किया जा सकता है, ठीक है। चूँकि ये दूर संवेदी उपग्रह है तो इसको पोलर सैटेलाइट के थ्रू, पोलर सन सिंक्रोनाइज, यानी धरती पर किसी खास समय पे वो आएगा। पोलर सैटेलाइट वो पोलर के इर्द गिर्द होता है, सूर्य से स्थिर, यानी किसी खास समय पे ही उस धरती के उस विशेष क्षेत्र पर आता है। ये दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, ये फोटो आदि खींचते हैं। इसमें यह है कि ये निजी क्षेत्र का है। भारत के स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र अभी कुछ दिन पहले विक्रम एस छोड़ा गया था और ये PSLV से छोड़ा गया है। जो और भी है कि ये भी पिक्सल ने अप्रैल में
इसी पिक्सल एक कंपनी है, भारत की कंपनी ने अप्रैल में एलन मस्क के स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करते हुए एक वाणिज्यिक उपग्रह छोड़ा था। कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। यानी कि पहली भारतीय कंपनी जो स्पेसएक्स की फॉल्कन 9 से अपने कमर्शियल सैटेलाइट छोड़ी थी शकुंतला, वो ये है, ये परी का आंकड़ा है। दूसरा ये है कि आप इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह क्या होता है जान लीजिएगा, दूर संवेदी उपग्रह क्या क्या हो जान लीजिएगा, और पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं जान लीजिएगा। जैसे अगर दूर संवेदी उपग्रहों की बात करें तो भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह तंत्र, अगर वो कहा जाए तो कमर्शियली दुनिया का सबसे, अगर सिविल उसमें देखा जाए तो दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है उपग्रह प्रणाली है, दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उपग्रह प्रणाली उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो चूंकि आपदाओं में, मिनरल्स की खोज में, कृषि आदि में इसका बहुत अच्छा, और सिटी प्लानिंग आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है, अतः इसका आर्थिक भी उपयोग है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अब ख़त्म हो गया है, अब हम मिलते हैं आपको जो है डाउट सेशन क्लास में। थैंक यू।